हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट सीटेट 2026 के लिए सीडीपी मॉक टेस्ट नंबर 7 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत सही है। यहाँ पर विकास के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है बताना है। पहला, विकास अचानक होता है, विकास जीवन भर चलता है, विकास केवल बचपन तक सीमित है, या विकास केवल शारीरिक होता है। तो अगर हम बात करें विकास अचानक होता है तो ऐसा नहीं, विकास अचानक नहीं होता है। विकास जीवन भर चलता है, ये बात तो सही है। विकास केवल बचपन तक सीमित है, ये भी गलत है। विकास जीवन भर चलता है। विकास केवल शारीरिक होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास जीवन पर्यंत चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है कोहलर के अनुसार सूझ यानी कि इनसाइट का संबंध किससे है। पुनर्बलन, समस्या का समाधान, अनुकरण या फिर दंड। तो कोहलर के अनुसार जो सूझ का संबंध होता है वो होता है समस्या समाधान से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समस्या का समाधान। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया। यहाँ पर पूछ रहा है नहीं दिया, तो तत्परता का नियम ये तो दिया है, प्रभाव का नियम ये भी दिया है, अभ्यास का नियम ये भी दिया है। तो संयुक्ता का नियम नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बाकी ये तीनों दिया है तो ये इसके रॉन्ग आंसर होंगे। तो ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक ने सीखने के जो नियम दिए थे उसमें जो प्रमुख नियम थे वो 3 थे। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है पियाजे के अनुसार संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मोड संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो क्या पूछ रहा है, संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोड संक्रियात्मक अवस्था। जो संरक्षण की अवस्था होती है वो मोड संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है वाइगोस्की के अनुसार अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। सामाजिक अंतःक्रिया, दंड, पुरस्कार या फिर बुद्धि परीक्षण। तो यहाँ पर अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण अगर आधार होता है वो होता है सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है निम्न में से कौन सा बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। भाषाई बुद्धि, संगीती बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या फिर अंतर्वेदी बुद्धि। तो पूछ रहा है बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है, तो भाषाई बुद्धि भी होती है, संगीती भी होती है, अंतर्वेदी भी होती है, यांत्रिक बुद्धि नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लिखा बुद्धि और सृजनात्मकता का संबंध है। दोनों समान हैं, दोनों संबंधित हैं, दोनों संबंधित हैं पर समान नहीं है, या फिर सृजनात्मकता केवल आईक्यू पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि बुद्धि और सृजनात्मकता का संबंध यहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों संबंधित हैं पर समान नहीं है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है स्किनर के अनुसार पुनर्बलन का उद्देश्य क्या है। पुनर्बलन का उद्देश्य क्या है। व्यवहार को कमजोर करना, व्यवहार की पुनरावृत्ति बढ़ाना, दंड देना या फिर भूलना बढ़ाना। तो यहाँ पर अगर स्किनर के अनुसार देखें जो पुनर्बलन का उद्देश्य होता है वो होता है व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ाना, ये गलत हो जाएगा। दंड देना भी गलत होगा और भूलना बढ़ाना तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर में लिखा है सीखने का स्थानांतरण सबसे अधिक कब प्रभावी होता है। जब दोनों परिस्थितियां समान हो, जब कोई समानता ना हो, केवल रटने पर या केवल दंड देने पर। तो यहाँ पर सीखने का स्थानांतरण अधिक कब प्रभावी होता है। दंड देने पर बिल्कुल नहीं होगा, रटने पर नहीं होगा, जब कोई समानता ना हो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, जब दोनों परिस्थितियां समान हो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो बाहर से हमको प्रेरणा मिलती है। जिज्ञासा के कारण पढ़ना, ये तो आंतरिक होती है, जब अंदर से जिज्ञासा होगी तो ये गलत आंसर हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ना, ये भी हमारी इंटरनल हो गई कि ज्ञान प्राप्ति भी अंदर की इच्छा होती है, तो ये बाह्य मोटिवेशन नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, तो ये पुरस्कार अगर पाना है तो ये बाहर से पुरस्कार मिलता है, तो इसको हम कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। आत्मसंतोष भी आंतरिक होता है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरस्कार के लिए पढ़ना। देखिए यहाँ पर सीख दिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत यानी कि ट्रेट थ्योरी से कौन संबंधित है। आल्पोर्ट, फ्रायड, वाटसन या फिर स्किनर। तो ट्रेट थ्योरी की बात कर रहा है, गुण सिद्धांत आल्पोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आल्पोर्ट। फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक
सिद्धांत दिया था, तो यहाँ पर वाटसन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, आल्पोर्ट। 12 में लिखा है निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। प्रक्षेपी नहीं ये पूछ रहा है, टैट यानी कि टीएटी, सीएटी, रोरसाक टेस्ट या फिर स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। तो यहाँ पर कौन सा प्रक्षेपी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 13 में लिखा समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है, यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, केवल पढ़ाना या सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कराना। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देना। तो यहाँ पर केवल पढ़ाना तो नहीं होगा, ये तो नेगेटिव पॉइंट है। सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण देना, ये हमारा हो सकता है। बाकी आगे ऑप्शन देखते हैं। केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना, ये भी गलत है। केवल मूल्यांकन करना, ये भी गलत है। तो यहाँ पर तीनों ही नेगेटिव है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 लिखा सीसीई में सुधारात्मक शिक्षण कब आवश्यक है। निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, वार्षिक परीक्षा के बाद, प्रवेश परीक्षा से पहले या केवल सत्रांत में। तो सीसीई जो होता है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में सुधारात्मक शिक्षण कब आवश्यक है, कब है। तो देखिए यहाँ वार्षिक परीक्षा के बाद ऐसा नहीं है, प्रवेश परीक्षा से पहले भी नहीं है, केवल सत्रांत ये भी नहीं है। निदानात्मक मूल्यांकन के बाद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 15 में लिखा निम्न में से कौन सा निर्माणवादी कक्षा का लक्षण है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण, तो यहाँ निर्माणवादी की बात कर रहा है, तो शिक्षण केंद्रित नहीं होगा इसमें। रटने पर बल, ये भी नहीं होगा। छात्र सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, तो ये हो जाएगा जिसमें छात्र सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता हो। केवल व्याख्यान, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 16 में लिखा है एरिक्सन के अनुसार उद्योग बनामहीनता किस अवस्था का संकट है। शैशवावस्था का है क्या, या प्रारंभिक बाल्यावस्था, विद्यालयी आयु या किशोरावस्था। तो ये विद्यालय आयु का होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। शैशवावस्था का नहीं होगा, ना प्रारंभिक अवस्था का, ना किशोरावस्था का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 लिखा निम्न में से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है। तो अंतिम ग्रेड देना, सीखने में सुधार करना, चयन करना या फिर प्रमाण पत्र देना। तो यहाँ पर सीखने में सुधार करना, ये होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या माना जाता है। निष्क्रिय श्रवण, सक्रिय सहभागिता, रटना या केवल गृहकार। तो केवल गृहकार नहीं होगा, न रटना होगा, निष्क्रिय श्रवण भी नहीं होगा, सक्रिय सहभागिता का होगी, तभी यहाँ पर प्रभावी बनेगा माध्यम जो सीखने का होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 19 में लिखा ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में एवोल्यूशन के बाद कौन सा स्तर आता है। अप्लाइंग, क्रिएटिंग, अंडरस्टैंडिंग या फिर रिमेम्बरिंग। क्या बोल रहा है, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में इवैल्यूएटिंग के बाद कौन सा स्तर आता है, ये हमको बता रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिएटिंग इसमें आता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा निम्न में से कौन सा वैध मूल्यांकन का गुण है। जो वही मापे जिसके लिए बनाया गया हो, जो हमेशा कठिन हो, या केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे, या कोई सभी समान अंक दे। तो यहाँ पर क्या है, वैलिड मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो वही मापे जिसके लिए बनाया गया हो। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है बालक का प्रथम समाजीकरण अभिकरण कौन सा है। विद्यालय, परिवार, मित्र समूह या फिर मीडिया। तो प्रथम समाजीकरण की अगर बात हो तो आपको हमेशा परिवार लगाना है। प्रथम क्या होता है, परिवार, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अधिगम में व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान में रखने का अर्थ है सभी को समान कार्य देना, सभी के लिए एक ही विधि अपनाना, शिक्षण में विविधता लाना, या फिर केवल कमजोर छात्रों पर ध्यान देना। तो क्या दिया है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण में विविधता लाना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा करके सीखना किस शिक्षण दृष्टिकोण का आधार। व्यवहारवाद, प्रगतिवाद, परंपरागत शिक्षण या दंडात्मक। तो करके सीखना ये आता है प्रगतिवाद में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रगतिवाद। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 लिखा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख आधार क्या है। परिपक्वता एवं वातावरण की अंतःक्रिया, केवल पुरस्कार, केवल अनुकरण या फिर केवल भाषा। ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, तो परिपक्वता एवं वातावरण की अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा सीखने की तैयारी मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। परिपक्वता, आयु मात्र, दंड या फिर परीक्षा। तो सीखने की तैयारी किस पर निर्भर करती है, परिपक्वता, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 26 में लिखा निम्न में से कौन सा शिक्षक का सर्वोत्तम गुण है। कठोर अनुशासन, ये नहीं है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ये हो सकता है। केवल विषय ज्ञान, ये भी नहीं होगा। अधिक गृह कार्य देना, ये भी नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें लिखा है सहानुभूति व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी इसका
करेक्ट होगा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लिखा सृजनात्मकता बालक की प्रमुख विशेषता क्या है। जो सृजनात्मक बालक होता है उसकी विशेषता क्या होती है? केवल स्मरण शक्ति अधिक होना, मौलिक विचार प्रस्तुत करना, अधिक अंक लाना या नुक्कड़ करना। तो ये ऑप्शन निगेटिव होंगे, तो मौलिक विचार प्रस्तुत करना ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 लिखा निम्न में से कौन सा अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत है? पियाजे का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, पावलोव का या फिर थॉर्नडाइक का। तो संज्ञानात्मक की जब भी बात करें तो आपको पियाजे पे जाना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 29 में लिखा है एक अच्छा प्रश्न पत्र मुख्यतः किस गुण से युक्त होना चाहिए? वैधता और विश्वसनीयता, केवल कठिनाई, केवल वस्तुनिष्ठता या केवल लंबाई। तो ये तीनों ही नेगेटिव पॉइंट है, तो वैधता और विश्वसनीयता ये अच्छा गुण माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एक प्रभावी शिक्षक अधिगम का मूल्यांकन क्यों करता है? केवल अंक देने के लिए, सीखने में सुधार और प्रतिपुष्टि देने के लिए, छात्रों की तुलना करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो सीखने में सुधार और प्रतिपुष्टि के लिए करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।